तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। गाजियाबाद में एक जगह लगती है नंदग्राम। गाजियाबाद किसी नाम किसी पहचान की मोहताज तो है नहीं। इसी नंदग्राम में एक पुलिस स्टेशन में एक आदमी जाता है, उम्र लगभग 60 साल। जाने के बाद कहता है कि साहब मैंने एक कंप्लेन करवाई थी 16 तारीख को, और ये 20 अगस्त को जाता है और कहता है कि साहब मैंने 16 तारीख को एक कंप्लेन करवाई थी और उस पर कुछ हुआ नहीं। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि कौन सी कंप्लेन। तब वो बताता है कि मेरा एक बेटा है और वो 16 तारीख से गायब है। पुलिस वालों ने पूछा कि उम्र क्या है। उस पर वो आदमी बताता है कि उसकी उम्र लगभग 35 साल है और उसका नाम तरुण पवार है और मेरा नाम रविंद्र है। अब ये बात जब पुलिस वाले सुनते हैं तो फिर पूछते हैं कि कहाँ गया होगा, आपको कुछ आइडिया या फिर कोई डाउट या फिर काम क्या करता है। तब पुलिस वालों को उस आदमी ने बताया कि जो मेरा बेटा है वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम करता है और कई सालों से यहीं रह के वो अपने काम को कर रहा था, ठीक ठाक तरीके से पैसे वैसे भी कमा रहा था और परिवार में हम लोग भी ठीक ठाक तरीके से रह रहे थे। ना ही किसी से कोई लड़ाई थी, ना ही किसी से कोई झगड़ा था। बाहर भी बहुत कम आना जाना था, इसी लोकल एरिया में रह के वो काम वाम करता था। लेकिन 16 तारीख की बात है, अचानक से वो घर से निकलता है। हम लोगों ने पूछा कि वो कहाँ जा रहा। तो इस पे बेटा यानी जो तरुण था उसने बताया कि एक काम आया है, एक ऑफर है, वही सुनने जा रहा हूँ। उसके बाद वो चला गया। हम लोगों ने इंतज़ार किया उसके लौट के आने का। रात हो गई, लौट के आया नहीं। हमने फ़ोन करने की कोशिश की तो फ़ोन उसका स्विच ऑफ। अब जब फ़ोन स्विच ऑफ हो गया तो फिर फैमिली वालों ने ढूंढना शुरू किया। थोड़ा सा वो परेशान हुए, दोस्तों यारों को फ़ोन किया, उन्होंने भी कहा कि नहीं हमारे पास तो नहीं है। अब फैमिली वाले और परेशान, उन्होंने अपने तरीके से और ढूंढने की कोशिश की। लेकिन फिर पूरी रात गुजर गई और तरुण का कहीं कुछ पता नहीं चला। अब अगले दिन सुबह हुई। सुबह होने के बाद पूरा परिवार एकदम बदहवास, मानो काटो तो खून नहीं, चूंकि घर का एक बेटा पिछले 12-14 घंटों से गायब है। उसके बाद अब मन में तरह तरह के निगेटिव ख्याल भी आ रहे हैं। किसी ने कह दिया कि हो सकता है आपके बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया, चूँकि किडनैपिंग की घटनाएं भी तेज़ी से हो रही हैं। अब ये बात सुनने के बाद फिर जो पिता था बेचारा डर जाता है। पुलिस के पास जाने से भी वो डरने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि किडनैप उडनैप हुआ और हम पुलिस के पास जाएं, और किडनैपर अक्सर मना करते हैं कि पुलिस के पास नहीं जाना है। तो ऐसे हाल में अगर उन्हें पता चलेगा कि हम पुलिस के पास गए तो हो सकता है कि बेटे को कुछ नुकसान पहुंचा दें। लिहाजा वो शाम तक पुलिस के पास भी नहीं गए। लेकिन जब कहीं से कुछ जानकारी नहीं मिली और कहीं किसी किडनैपर का भी फ़ोन नहीं आया तो फिर उन्होंने एक तहरीर दे दी। तहरीर देने के बाद चूँकि अब 24 घंटे भी नहीं हुए थे और 35 साल के एक आदमी, फ़ोन बंद था, गायब था, कहीं से कोई धमकी वमकी का फ़ोन भी नहीं आया था। अच्छा, किसी इलाके से कोई डेड बॉडी वाडी भी नहीं मिली थी। तो पुलिस वालों को लगा कि यार कहीं चला गया होगा, फ़ोन बंद होगा, इतना कोई बड़ा मामला है नहीं, चूँकि कोई छोटा मोटा बच्चा तो है नहीं कि 2-4-6 घंटे से गायब है तो कुछ अनहोनी ना हो जाए। 35 साल का एक नौजवान इंसान अपनी मर्जी से कहीं गया होगा, परिवार में कोई कलह रही होगी, लिहाजा उन्होंने गंभीरता दिखाई नहीं। लेकिन जब 4 दिन बाद पुलिस वालों के पास फिर से रविंद्र कैर जाते हैं, यानी तरुण पवार के फादर, तब उन्हें लगा कि नहीं यार जो मामला है वो गंभीर है। अब ये तमाम चीज़ें जब पुलिस वालों को रविंद्र बताते हैं तब पुलिस वाले कहते हैं कि जांच पड़ताल करो, क्योंकि 4 दिन गुजर गए और 4 दिन अगर कोई आदमी गायब हो और अपनी मर्जी से गायब हो तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जानकारी मिल जाती है कि हाँ इसके पास है, यहाँ गया है। आदमी अपना फेसबुक यूज़ कर लेता है, इंस्टाग्राम यूज़ कर लेता है, व्हाट्सअप यूज़ कर लेता है, किसी दोस्त को कोई आइडिया होता है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जानकारी, कोई ना कोई सुध-बुध मिल जाती है। लेकिन 4 दिन से कोई जानकारी मिली नहीं तो मतलब दाल में कुछ काला है। अब पुलिस वालों ने कंप्लेन नोट की और सही सही जांच पड़ताल करना शुरू किया। सबसे पहले वो फैमिली वालों को बुलाते हैं और पूछते हैं कि क्या आपको किसी पे कुछ डाउट है या फिर आपको कोई जानकारी, छोटी से छोटी बात, यानी वो कहाँ आता था, कहाँ जाता था, किससे मिलता था, कैसे निकला था। ये तमाम चीज़ें पुलिस वाले परिवार वालों से पूछना शुरू करते हैं। यानी कोई ऐसी खास जगह जहाँ वो जाता हो अक्सर, कोई ऐसा खास दोस्त जिससे वो अक्सर मिलने जाता हो, ये तमाम चीज़ें अब परिवार वालों से उन्होंने पूछना शुरू किया। जब पूछना शुरू किया तो परिवार वालों ने बताना शुरू किया और कहा कि साहब कोई ऐसा खास दोस्त तो नहीं है। और
किसी से दुश्मनी भी नहीं है हमारी, चूँकि हम छोटे मोटे लोग हैं, छोटा मोटा कारोबार करते हैं और ठीक ठाक तरीके से अपना जो जीवन है वो चला रहे हैं, किसी से ज़्यादा लेना देना भी नहीं है और ज़्यादा टाइम भी नहीं है, तो फिर क्या बताएं। हाँ, एक चीज़ है कि जो हमारा बेटा था तरुण, वो कार से निकला था। अब ये बात जब पुलिस वाले सुनते हैं कि कार से निकला था, तब उनकी आंखों में एक चमक आती है कि अगर कार है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी कैमरे पे, किसी न किसी टोल नाके पे कैद जरूर हुई होगी। उन्होंने अब तलाश करना शुरू किया। गाड़ी का नंबर, गाड़ी का जो मॉडल था, आसपास के तमाम चौराहों पे लगे कैमरों में और तमाम इलाकों में पता करना शुरू किया। तमाम टोल नाकों पे चेक किया कि शहर के बाहर तो नहीं गया। तमाम हाईवेज पे लगे जो कैमरे थे उनको चेक किया, इस उम्मीद में कि शायद कहीं से कोई जानकारी मिल जाए, कहीं से कोई क्लू मिल जाए। लेकिन बदकिस्मती देखिए कि तमाम इलाकों को उन्होंने चेक कर लिया, तमाम कैमरों को खंगाल लिया, लेकिन कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली। अब पुलिस वाले और हैरान कि आदमी तो ठीक है, किसी के घर से चला गया होगा या फिर किसी बस में छिप के चला गया होगा या फिर इसके साथ कुछ हादसा हो गया होगा, लेकिन कार कहाँ चली गई। पुलिस वालों ने कहा कि आदमी छोड़ो, पहले कार की तलाश करो, कार मिल जाएगी तो कार से आदमी भी मिल जाएगा। उन्होंने अब अपने मुखबिरों को एक्टिव किया और तमाम जितने चोर बाजार थे, तमाम ऐसी जगह जहाँ गाड़ियों के गैराज थे, तमाम ऐसे लोकल रूट जहाँ पे कैमरे नहीं थे, उन जगहों पे पता किया कि क्या कोई ऐसी गाड़ी गई थी। जब पता किया तब कुछ कुछ जानकारी मिली और पता चला कि हाँ, एक सड़क है जो एक हॉस्पिटल की तरफ जाती है और वहाँ पे वैसी एक गाड़ी गई थी। पुलिस वालों ने कहा कि कौन सा हॉस्पिटल। जब पता किया तो पता चला कि यशोदा हॉस्पिटल करके एक हॉस्पिटल है इसी गाजियाबाद में और इसी तरफ ये गाड़ी गई थी। अब पुलिस की एक टीम उस यशोदा हॉस्पिटल की तरफ बढ़ती है, वहाँ पे जाती है। जाने के बाद जब वहाँ की पार्किंग चेक करती है तब वो कार उसी यशोदा हॉस्पिटल में खड़ी मिलती है। अब जैसे ही कार मिली, फौरन कार को चेक किया। कार में कुछ खास चीज़ें मिली नहीं, ना ही कोई बैठा था और कार की हालत देख के भी लग रही थी कि 2-3 दिनों से ये कार यहाँ खड़ी है। अब पुलिस वालों ने कहा कि अगर हॉस्पिटल है तो किसी ने तो आता जाता देखा ही होगा इस कार को। एक काम करो, यहाँ की सिक्योरिटी इंचार्ज से पता करो। अब सिक्योरिटी इंचार्ज को बुलाया गया, उससे पूछा गया कि इस कार को कौन लाया। सिक्योरिटी वाले ने कहा कि साहब याद तो नहीं है, चूँकि दिन भर में न जाने कितनी कारें आती हैं, लेकिन हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि गेट के पास कैमरा लगा है, तो अगर आप कैमरे को चेक कर लें तो आपको चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी कि कौन लाया कौन नहीं लाया। पुलिस वालों ने कहा कि इससे अच्छी बात क्या है। फ़ौरन कैमरे को चेक किया और कैमरे में जो कुछ कैद हुआ उस हिसाब से 2 लोग थे जो उस कार को वहाँ पे खड़ी करके उतर के जा रहे थे। फ़ौरन जो 2 लोग कैमरे में रिकॉर्ड हुए थे उनकी तस्वीरों को पुलिस वाले अपने मोबाइल में लेते हैं। अब उनकी तलाश शुरू करते हैं कि हो ना हो यही दोनों कुछ जानते होंगे। तमाम मुखबिरों को एक्टिव किया, तमाम अलग अलग थानों में पता किया, तमाम जो उनके लोग थे जो पुलिस से जुड़े हुए थे, जो उनके वॉलंटियर थे, उन तमाम लोगों की मदद ली। जगह जगह चेक किया कि आखिर ये दोनों कौन है और साथ ही अलग अलग टोल नाकों को भी चेक किया, अलग अलग कैमरे को भी चेक किया कि ये दोनों कहाँ कहाँ गए हैं। फाइनली 7 दिनों तक इन लोगों की तलाश होती रही। 7 दिनों तक इन दोनों को अच्छे से खोजा गया। पुलिस वालों ने तमाम अपने घोड़े खोले, तमाम मशक्क़त की। अंत में इन दोनों का पता चल गया। जैसे ही दोनों का पता चला, फ़ौरन पुलिस वाले जाते हैं। जाने के बाद दोनों को उठा लेते हैं। उठाने के बाद दोनों से पूछते हैं कि तुम दोनों का नाम क्या है। पहली इंट्रोगेशन यहीं से शुरू हुई। दोनों ने अपना नाम बताया। एक ने कहा कि मेरा नाम पवन है और दूसरे ने कहा कि मेरा नाम वंश है। इसके बाद पुलिस वालों ने पूछा कि इस कार और तरुण के बारे में तुम लोग क्या जानते हो। अब ये बात जब इन दोनों से पूछी गई तो दोनों ने क्लियर मना कर दिया और कहा कि ना ही हम किसी तरुण को जानते हैं, ना ही किसी कार को जानते हैं। अब ये लाइन जब इन दोनों ने बोली तो पुलिस ने कहा कि यह मामला गड़बड़ है, क्योंकि अगर ये कहता कि कार मुझे मिली थी या फिर किसी ने कुछ कहा तो बात दूसरी होती, लेकिन क्लियर मना। फ़ौरन कैमरा दिखाया और कहा कि देखो इसमें तुम रिकॉर्ड हुए हो और झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं। अब ये लाइन जब दोनों सुनते हैं, कैमरे में अपने आप को देखते हैं, तब उन्हें लग गया कि अब बचने का कोई चांस नहीं। उसके बाद उन्होंने अपना मुंह खोला और कहा कि हाँ साहब, हमने मार दिया। अब जैसे ही ये लाइन बोली कि हमने मार दिया, तब पुलिस वालों ने पूछा कि क्यों मार दिया भाई, तुम्हारी क्या दुश्मनी थी। तब एक कहानी जो इन लोगों ने सुनाई, ये कहानी इतनी हैरान करने वाली है
इतनी परेशान करने वाली है कि मरने वाली की गलती क्या थी, बेचारा आज तक यही नहीं समझ पाया होगा। मरने के बाद भी शायद उसकी आत्मा इसलिए भटक रही होगी कि मेरी गलती क्या है। दरअसल इस कहानी की असल शुरुआत होती है लगभग 5 से 6 साल पहले। 5 से 6 साल पहले जो तरुण था, जिस इलाके में रहता था, जिस सोसाइटी में, उसका नाम था केवी सृष्टि सोसाइटी। और इसी सृष्टि सोसाइटी के बगल एक और सोसाइटी है जिसमें एक लड़की रहा करती थी। सोसाइटी का नाम था काइमेरा सोसाइटी। और इसी सोसाइटी में एक लड़की थी जिसका नाम था अंजलि। अंजलि शादीशुदा थी, लेकिन हस्बैंड से उसका अनबन था, लिहाजा यहीं रहा करती थी। हस्बैंड से उसकी बनी नहीं तो साथ छूट गया। एक दिन किसी काम से जो तरुण था इस इलाके में गया था, कुछ इंटीरियर डिजाइनिंग का काम था। जाने के बाद वहाँ अंजलि को देखता है, अंजलि इसको देखती है, दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं। उसके बाद उसी गली में अक्सर तरुण का आना जाना था, तो देखते ही देखते दोनों के बीच एक बार बात भी हो गई। दोनों ने एक दूसरे के बारे में पूछा तो तरुण ने अपनी कहानी बताई, अंजलि ने अपनी कहानी बताई और कहा कि मेरे हस्बैंड से मेरा डाइवोर्स हो गया, वो मुझे प्रताड़ित करता था, मारता पीटता था। अब ये चीज़ें जब तरुण सुनता है, सुनने के बाद काफ़ी दुखी होता है और कहता है कि यार इतनी अच्छी लड़की, इतने अच्छे स्वभाव की महिला को कौन मार पीट सकता है। इसके बाद से दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई, दोस्ती आगे बढ़ी, दोनों के बीच प्यार हो गया। अब दोनों के बीच प्यार हो गया, प्यार होने के बाद तमाम चीज़ें चलती रही, वक्त के साथ साथ प्यार भी गहरा होता गया। इसी दौरान 16 तारीख की बात है। 16 तारीख को अंजलि जो है फ़ोन करती है और कहती है कि एक काम करो, आ जाओ, कुछ काम करवाना है मुझे इंटीरियर डिज़ाइनिंग का। ये बात जब सुनता है कहता है कि अच्छा कहाँ, तो एक लोकेशन वो बताती है। अब गर्लफ्रेंड ने बुलाया था, वैसे भी मिलने जाता ही था, फिर गया। जैसे ही वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे पहले से पवन, वंश और एक शख्स जिसका नाम था अक्षय और बाकी 1-2 लोग और, टोटल 6 लोग पहले से मौजूद थे। अब जैसे ही वो आता है ये लोग फ़ौरन उसको पकड़ते हैं। अंजलि वहाँ पे चेयर लगा के बैठी थी। उसके बाद ये 6 लोग मिलके तरुण को पीटने लगते हैं बुरी तरीके से। तरुण अपना बचाव करने की कोशिश करता है, कातर निगाहों से अपनी गर्लफ्रेंड को देखता है कि ये कैसा जाल है। इससे पहले कि वो कोई जवाब पाता, इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, इसको इतना पीटते हैं कि बेचारा बेहोश हो जाता है दर्द के मारे। उसके बाद गला दबा के उसकी जान ले लेते हैं। जान लेने के बाद फिर कुछ हथियार मंगाते हैं और हथियार मंगाने के बाद बॉडी के छोटे छोटे 6 टुकड़े करते हैं और 6 टुकड़ों को बाइक पे, कार पे डाल डाल के अलग अलग उस इलाके में जितनी नदियाँ, जितने नहरें, जितने नाले हैं, 6 टुकड़ों को अलग अलग फेंक देते हैं। 6 टुकड़ों को फेंकने के बाद कार उस हॉस्पिटल के पास खड़ी कर देते हैं। अब ये तमाम थ्योरी जब पुलिस वाले सुनते हैं तो फिर बड़ा सवाल था कि भाई जब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थी तो तुम लोग हो कौन और तुमने क्यों मारा। तब इसके पीछे जो कहानी निकल के सामने आई वो और हैरान करने वाली थी। दरअसल तरुण की जो गर्लफ्रेंड थी अंजलि, उसका उसके पति से अनबन ही इसलिए हुआ था क्योंकि उसका उसके जीजा यानी अच्छे से रिलेशन था। वो अपने जीजा को पसंद करती थी, उसको प्यार करती थी। अब इसी बात को लेके पति को जब जानकारी हुई, उसने लड़ाई झगड़ा किया, उसके बाद छोड़ दिया। छोड़ने के बाद भी सुधरने का नाम नहीं ले रही थी, वापस चली आई। इसी दौरान जीजा से तो रिलेशन था ही, एक और लड़के से मुलाकात हुई जिसका नाम था पवन। अब जब पवन से मुलाकात हुई, पवन से भी दोस्ती हो गई, दोस्ती आगे बढ़ी, पवन से भी गहरा प्यार हो गया। इधर पवन अब इस लड़की को और जी जान से मानने लगा। उसे अच्छाई बुराई तमाम चीज़ों का ज्ञान ही नहीं, उसे बस एक चीज़ थी कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं इससे प्यार करता हूँ, उससे शादी करूँगा। इधर जो अंजलि थी वो अच्छे से भी रिलेशनशिप में थी यानी अपनी जीजा से, इधर पवन से भी हो गया। लेकिन इसी दौरान फिर तरुण ने भी एंट्री मार ली उसके जीवन में। तो शुरुआत में तो अंजलि ने तमाम चीज़ों को मैनेज करके रखा, एक जीजा को मैनेज करके रखा, एक पवन को, एक तरुण को, किसी को किसी के बारे में भनक नहीं लगी। लेकिन कहते हैं कि इश्क हो या मुश्क हो, ज़्यादा छुपाए नहीं छुपता। तो कहीं ना कहीं अब चीज़ें एक दूसरे को भनक लगने लगी। तरुण तो अपने काम में बिजी रहता था, अपने इंटीरियर डिज़ाइन के काम में वो मस्त रहता था, ज़्यादा टाइम उसके पास था नहीं। लेकिन इधर पवन और अक्षय को भनक लग गई कि ये कोई तीसरा भी है जो एंट्री मार रहा। तब इन्होंने अंजलि से कहा कि काम करो, उसको हटा दो। अंजलि ने साफ मना कर दिया और कहा कि मैं कैसे हटा दूँ, मेरा दोस्त है। अब ये बात जब इन लोगों ने सुनी तो इन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हें हटाना पड़ेगा। तब अंजलि ने कहा कि अच्छा ऐसा ही है तो तुम लोग हटा दो, मैं कैसे हटा दूँ, मेरा दोस्त मैं कैसे ब्लॉक कर दूँ। तब इन तीनों ने कहा
अब इसमें वंश भी शामिल हो गए। इन्होंने कहा कि अच्छा एक काम करो, जहाँ हम कहेंगे वहाँ बुला सकती हो। उसने कहा ठीक है मैं बुला दूंगी। इसके बाद प्लान के तहत पहले से ही 3 लोग और हायर किए जाते हैं। 3 लोग पवन, वंश और अक्षय, टोटल 6 लोग एक मकान में जाके छुप के बैठे रहते हैं। अंजलि से कहा कि ठीक है अब तुम बुलाओ। अंजलि बुलाती है। तरुण वहाँ जाता है इस उम्मीद में कि शायद गर्लफ्रेंड का कोई काम है, लेकिन जैसे ही अंदर जाता है ये 6 लोग उसके ऊपर हमला करते हैं। हमला करने के बाद बड़ी ही बेरहमी से इसका कत्ल करते हैं और शरीर के अलग अलग टुकड़ों को अलग अलग नालों में फेंक देते हैं। यानी आप सोच के देखिए कि एक लड़की जिसका पहले से एक पति है, उसके बाद उसका एक बॉयफ्रेंड है, उसके बाद फिर एक प्रेमी है, उसके बाद फिर एक चौथा प्रेमी बनता है, तो फिर कत्ल होता है। और प्रेमी बेचारे को पता ही नहीं था कि उसको मारा क्यों जा रहा। और जब पवन से पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया, तब पवन का स्टेटमेंट सुनिए। पवन ने कहा कि मैं उस लड़की से इतना प्यार करता हूं कि अपने और उसके बीच किसी को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, तो इसलिए मैंने मार दिया। अब ये तमाम बयान जब पुलिस वालों ने सुना, फौरन वो कहते हैं कि अच्छा बताओ लाश कहाँ है। पवन जाता है, लाश का पता बताता है। वहाँ तमाम गोताखोर जाते हैं, छानते हैं, चेक करते हैं। क्योंकि बरसात का मौसम है, नदी नाला सब उफान पे है। पूरे शरीर में बस पैर का एक टुकड़ा मिला है अभी तक, और बाकी शरीर का अंग मिलने का कोई चांस भी नहीं है, क्योंकि 7, 8, 10 दिन गुजर चुके हैं। लाश सड़ गई होगी या फिर जानवर खा गए होंगे या फिर कहीं किनारे लग के अटक गई होगी पत्थरों में। तो एक टुकड़ा मिला है पैर का। परिवार वालों को बुलाया गया, उनका डीएनए सैंपल लिया गया, पैर के टुकड़े को डीएनए के लिए भेजा गया। अब पैर के टुकड़े का जब डीएनए मैच होगा तब तो कहीं प्रूफ होगा कि ये बॉडी तरुण की ही है, और अगर नहीं होता है तो फिर और मुश्किलें बढ़ेंगी। तो आप सोच के देखिए कि कत्ल की ऐसी भी वजह हो सकती है। तो आदमी भरोसा किस पे करे? अगर कोई गर्लफ्रेंड है, कोई दोस्त है जिससे 5, 6, 7 साल की दोस्ती है, प्यार है, वो मिलने बुलाए, आप वहाँ जाते हैं और वहाँ पे पता नहीं आपका कौन इंतजार कर रहा हो और आपका कत्ल हो जाए, तो ऐसे मामले पे आप सावधान भी नहीं रह सकते। खैर, तो इस मामले पे आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही ऐसी कहानियों के लिए, ऐसे अपडेट के लिए आप वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।